हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट, मैग्नेटाइजिंग कर्व, ये सब पूरी जानकारी ले ली थी और पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज डिस्टेंस टेस्ट ये भी देख लिया था। करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेक कर सके। अगर हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन कर रहे हैं तो पोलैरिटी चेक करने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं। नाउ आज का टॉपिक है हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि फेजिंग और पोलैरिटी हम लोग दोनों चेक कर सके, इसीलिए हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं। ठीक है? तो ये उसका सर्किट डायग्राम है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? पोलैरिटी हम लोग चेक करते हैं विद द यूजिंग ऑफ द सिटी पोलैरिटी टेस्ट मेथड। वो तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। सिटी पोलैरिटी टेस्ट मेथड अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज जाके पिछला वीडियो देखिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट करने में हमें कौन सा पहले तो केयर रखनी चाहिए। हमें क्या है, स्टार्टिंग में हमें प्राइमरी वाइंडिंग को हमें बैटरी से सप्लाई देनी चाहिए। क्यों? ताकि प्राइमरी वाइंडिंग है वो पहले से ही थोड़ी एनर्जाइज हो सके, इसलिए। और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे हमें क्या करना चाहिए, एमीटर से कनेक्ट करना चाहिए विद द पोलैरिटी एमीटर वाइंडिंग। ओके। लेकिन अगर हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो कैपेसिटर टाइप है, यानी कैपेसिटर टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, यानी सीवीटी है। सीवीटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सीवीटी देखेंगे सीवीटी होता क्या है। ओके। तो अगर हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैपेसिटर टाइप है तो हमें पोलैरिटी चेक करने की जरूरत होती है। यानी कहाँ से हम लोग चेक करेंगे? वो हम कैपेसिटर स्टैक के बॉटम से हम लोग उसे चेक करेंगे। ओके। तो ये जो चेकिंग है हमारी, वो कैसे कैरिड आउट की जाती है? जो हमें फर्स्ट सर्किट है, जो हमारी मेन सर्किट है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया था कि ये आपकी एक तरीके से मेन सर्किट है, ये आपकी मेन सर्किट है। तो उसे क्या किया जाता है? पहले तो लाइव किया जाता है, यानी लाइव वायर से उसे कनेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज जो है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ये वाली, उसे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है किससे? आपका जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक नेम प्लेट होती है, तो उसमें सेकेंडरी वोल्टेज भी लिखे हुए होते हैं, तो उससे कंपेयर किया जाता है। ओके। अगर वो दोनों सही है इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी इसकी सही है। लेकिन अगर वो गलत है तो इसका मतलब क्या है, हमें पोलैरिटी वापस से हमें इसकी करेक्ट करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी जो कनेक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के, वो या फिर हम लोग कह सकते हैं थ्री सिंगल फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर की जो बैंक होती है, वो हमें केयरफुली चेक करनी पड़ती है फेजिंग के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो मेन सर्किट को हम लोग लाइव जब करते हैं तब हम क्या करते हैं, इसका फेजिंग रोटेशन हम लोग चेक करते हैं बाय यूजिंग द फेज रोटेशन मीटर। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग जो प्रूवन वीटी है, यानी पहले से ही जिसे हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हमने प्रूव किया हुआ है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो सही है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सेम प्राइमरी सिस्टम में अवेलेबल करवाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, हम लोग उसकी अर्थ कर देते हैं। ओके। और उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग नेसेसरी हम लोग चेक करते हैं फेजिंग को, फेजिंग वोल्टेज को हम लोग चेक करते हैं बिटवीन दोनों ट्रांसफार्मर। जैसे आपका ये ए पे है तो यहाँ पे हम लोग ए पे रखेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि ए, फेज ए। अगर ये दोनों के बीच का वोल्टेज अगर 0 आ रहा है, ठीक है, मान यहाँ पे हम लोग V1 पे रखते हैं, देखिए जैसे पॉइंट V1 पे हमने रखा, तो यहाँ पे जो हम लोग को प्रूव करना है, जो हमने टेस्टिंग के लिए ट्रांसफार्मर लिया है, उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके तीनों वाइंडिंग पे चेक करेंगे वोल्टेज। अगर वोल्टेज डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका फेजिंग सही है। ओके। तो ये जो टेस्ट है वो हमारा फेज सीक्वेंस करेक्ट है कि नहीं है उसके लिए यूज नहीं होता है, लेकिन फेज एक दूसरे से 1 डिग्री रोटेशन पे अपार्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। ओके। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि फेज जो ए है आपका, वो हमारा, उसमें हमारा वो पोजीशन हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है ऑफ सी या फिर बी फेज में। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपने चेक किया ए पे,
लेकिन यहाँ पे आपका वोल्टेज आपने जो यहाँ से और यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो अलग अलग आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फेजिंग इसकी सही नहीं हुई है। अगर ये दोनों के बीच में अगर वोल्टेज 0 आ जाता है तो फेजिंग सही हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं फेजिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो इसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बी और सी का जो फ्यूज है हम लोग वो रिमूव कर देते हैं। देन फेज जो है, फेज और अर्थ का वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं सेकेंडरी ऑफ द वीटी, ऑन द सेकेंडरी ऑफ द वीटी। अगर आपके फेजिंग करेक्ट है तो क्या करेगा आपका, ओनली ए फेज आपका हेल्दी है और बाकी जो फेज है यानी बी और सी है फेज है, उसमें आपका कुछ ना कुछ रेसिडुअल वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फेज चेक करते हैं ना। पोलरिटी चेक किस तरीके से होती है, देखिए पोलरिटी चेक करने के लिए करेक्ट फेजिंग शुड बी फर्दर sustained when the carrying out on-load test on any phase angle sensitive relay at the relay terminal। तो इसमें क्या किया जाता है, लोड करंट इन नॉन फेज सिटी सेकेंडरी शुड बी कंपेयर्ड विद द एसोसिएटेड फेज टू न्यूट्रल वीटी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ वीटी। ठीक है, अगर आपका ये फेज एंगल आपका सेम आता है, द फेज एंगल बिटवीन देम शुड बी मेजर्ड एंड शुड रिलेट टू द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम लोड। ओके, लेकिन अगर आपका थ्री फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहीं से आपका मान लीजिए ब्रोकन है, कुछ भी हो जाता है, ब्रोकन डेल्टा टर्शियरी वाइंडिंग है आपकी, तो देन अ चेक शुड बी मेड ऑफ अ वोल्टेज अक्रॉस टू कनेक्शन फ्रॉम द ब्रोकन डेल्टा। यानी आप लोग फेज बी एन या फिर बी एल, आप लोग फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फेज चेकिंग होती है, इस तरीके से आपकी पोलरिटी चेकिंग होती है, सॉरी इस तरीके से आपकी पोलरिटी चेक होती है। ठीक है, अगर आपकी करेक्ट फेजिंग है तो करेक्ट पोलरिटी का आपको चेक करने के लिए आपको सिटी टेस्ट करना पड़ता है। सिटी टेस्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, तो इसी तरीके से हम लोग सिटी टेस्ट करके पोलरिटी भी चेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी सीवीटी। ठीक है, तो यहाँ पे सीवीटी जो हमने यहाँ यूज करी थी वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट में, तो सीवीटी क्या है। ठीक है, सीवीटी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो आपका कॉस्टली होता है। लाइन वो कहाँ यूज होता है आपका, अबव द वोल्टेज रेटिंग ऑफ 66 केवी ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई इंसुलेशन, इसीलिए हम लोग सीवीटी यूज करते हैं। और इसकी द कॉस्ट रिड्यूसेस व्हेन द कैपेसिटर टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड। तो इस टाइप में अगर अबव 66 केवी ट्रांसफार्मर में आप लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ट्रांसफार्मर पोटेंशियल यूज करते हैं तो वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर टाइप वोल्टेज आप लोग यूज कैपेसिटर टाइप वोल्टेज ट्रांसफार्मर आप लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे आपके जैसे ये बताया C1 C, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते हैं और वोल्टेज जो है आप लोग 10 केवी तक का आप लोग वोल्टेज यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। देन ये वोल्टेज को आप लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं 110 वोल्ट तक यूजिंग द ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ओके, तो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर can work satisfactorily only when the value of current taken by the burden is less than the current of the series divider for the inductor L is connected in series with primary winding। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर आपका तभी सेटिस्फैक्टरी वर्क करेगा जब आपकी जो करंट की वैल्यू है, जो कैपेसिटर पे करंट की वैल्यू है, तो वो जो आपकी बर्डन आपको मिल रहा है करंट का ओरिजिनली जो आपको बर्डन मिल रहा है उससे आपकी वैल्यू लेस देन हो। ठीक है, इंडक्टर पे या फिर आप कह सकते हैं इंडक्टर पे जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग से जो कनेक्टेड इंडक्टर है उस पे जो आपकी करंट की वैल्यू आ रही है उससे वैल्यू लेस देन होनी चाहिए किसकी, जो आप यहाँ पे C1 ये जो आपके तीनों वोल्टेज आपके तीनों कैपेसिटिव वोल्टेज आपने जो यूज करे हैं वो आपके लेस देन हो करंट विथ रिस्पेक्ट टू L पे जो करंट है आपका,
तभी आपका कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर आपका सेटिस्फैक्टरीली वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो आपका इंडक्टर है वो आप एडजस्टेबल यूज करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, एल किस अकॉर्डिंगली किस रखते हैं, एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर C1 प्लस C2 के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे क्या कहते हैं, आप ट्यूनिंग कहते हैं। तो इसी रेशियो, ड्यू टू दिस रेशियो एरर और फेज एरर reduces as the burden current reduces due to resonance at the supply frequency। इसीलिए जो है हाई वोल्टेज कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे C1 के तौर पे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अबव द रेटिंग ऑफ 66 केवी। ठीक है, ये मेन चीज है। 66 केवी के अबव अगर आपका पावर रेटिंग है तभी आप, वोल्टेज रेटिंग है तभी आप सीवीटी टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, अदरवाइज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही आप यूज करेंगे। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक है हमारा ड्राइंग ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ड्राइंग आउट कैसे करते हैं। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, 5 टाइप के हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा, पहला पॉइंट है इसमें पर्पस ऑफ ड्राइंग आउट ट्रांसफार्मर, यानी क्या पर्पस है हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ड्राई आउट करने का, क्या पर्पस है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है या फिर आप और इसका इंसुलेशन जो होता है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। तो इसीलिए आपका जब ट्रांसफार्मर आपका डिस्पैच होता है विदाउट ऑयल या फिर आपका बहुत ही आइडियली आपका पड़ा रहता है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, तब ऑयल और इंसुलेशन क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है और इसीलिए हमें उसे ड्राई आउट करने की जरूरत पड़ती है ताकि उसके वर्किंग एफिशिएंसी में कोई भी तरीके का इफेक्ट ना हो। अगर आपका लार्ज ट्रांसफार्मर है वो आइडल पड़ा रहता है मोर देन 1 मंथ, यानी 1 महीने से ज्यादा आपका आइडल पड़ा रहता है, तो उसे ड्राइंग आउट करना हमारी नेसेसरी, हम लोग हमारी ड्यूटी में आता है कि उसे हम लोग पहले ड्राइंग आउट करें, देन उसके बाद उसे यूज में ले। ओके, तो मेन पर्पस क्या है आपका ड्राइंग आउट करने का मेन पर्पस क्या है कि मॉइस्चर को अलग करना, ऑयल में से मॉइस्चर को अलग करना, या फिर वाइंडिंग इंसुलेशन या फिर अदर पार्ट में अगर मॉइस्चर है तो उसे दूर करना। यही आपका मेन पर्पस है आपका ड्राइंग आउट करने का। लेकिन अगर आपका ड्राइंग आउट, अगर आपने मान लीजिए कि आपने ड्राइंग आउट नहीं किया, ड्राइड आउट नहीं किया और डायरेक्टली उसे यूज कर लिया, डायरेक्टली आपने उस ट्रांसफार्मर को यूज कर लिया, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी तो घट ही सकती है लेकिन साथ साथ में आपका इंसुलेशन भी परमानेंटली आपका डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम लोग, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियली पड़ा रहता है तो उसे ड्राइंग आउट करने के बाद ही उसे वर्किंग में लिया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग आउट। तो किस तरीके से हम लोग क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं ड्राइंग आउट करने के लिए, मतलब उसे ड्राई करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लैगिंग द टैंक विद फायर रेजिस्टेंस मैट, जैसे कि हमारा एस्बेस्टस क्लॉथ हो गया, तो उसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल सीट में, ताकि हम लोग क्या कर सके, कोल्ड एयर से उसे ट्रांसफार्मर को बचा सके। सेकंड क्या है, कनेक्टिंग थर्मोकपल या फिर प्लेसिंग थर्मोमीटर्स, कैलिब्रेशन, अरेंजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से सेकंड प्रोसीजर है हमारी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टू ब्रिंग आउट द वेल इंसुलेटेड लीड्स फ्रॉम द वाइंडिंग फ्रॉम द टर्मिनल बुशिंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, टू ब्रिंग आउट थर्मोकपल थ्रू वन ऑफ द ओपनिंग। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू प्रिपेयर अ लॉगबुक। लॉगबुक में हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि हमें उसका इंसुलेशन वाइंडिंग कितना है, ठीक है, हमें कितना अंदर कितने मॉइस्चर कंटेंट है, हमें क्या क्या नेसेसरी स्टेप लेने हैं उसके लिए, तो ये सब चीज हम लोग लॉगबुक में लिखते हैं। ओके, थर्ड क्या है, प्रिकॉशन वाइल ड्राइंग आउट। हम लोग प्रिकॉशन कौन कौन से लेते हैं, तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, नेवर लीव ट्रांसफार्मर अनअटैच्ड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, द ट्रांसफार्मर शुड बी वॉच एंड ऑब्जर्व।
सेकंड क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मर टू ऑयल टेम्परेचर शुड नेवर एक्सिस्ट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एनीथिंग इन कांटेक्ट विद ऑयल शुड नेवर एक्सीड 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, थर्ड क्या है, मेंटेन लॉक शीट। फोर्थ क्या है, यूज लैगिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट थ्रू द टैंक वॉल्स एंड इफेक्ट द कोल्ड रॉड्स। ओके, फिफ्थ क्या है हमारा, यूज द प्रॉपर वेंटिलेशन टू रिमूव द मॉइस्चर गिवन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ओके, तो इस तरीके के हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं ड्राइंग आउट के समय पे। अब ड्यूरेशन ऑफ द ड्राइंग आउट, हमें कितना टाइम तक उसे ड्राई करना चाहिए। अगर आपका 11 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो आप 1 से 6 दिन तक करें। 220 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो 10 या 10 के बीच के अंदर अंदर करें। और 400 केवी का ट्रांसफॉर्मर है तो आप 15 दिन से 40 दिन तक का समय लेंगे उसे ड्राई आउट करने के लिए। ओके, तो ड्राइंग आउट प्रोसेस आप कब तक रखेंगे? ड्राइंग आउट प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूड till the oil sample taken from the bottom of the tank and top of the tank have the desired dielectric strength। यानी कितना होगा, ब्रेकडाउन की वैल्यू आपकी 40 केवी तक नहीं हुई और विद द 2.5 mm गैप, तो तब तक आप लोग ड्राइंग आउट प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट है हमारा इम्प्रेग्नेशन। तो वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज वार्निश्ड by special technique known as impregnation. Impregnation helps in keeping mechanical strength and dielectric strength of the transformer। Impregnation क्या है आपका, एक तरीके की आपकी स्पेशल टेक्निक है जो हमारी जो वाइंडिंग की मैकेनिकल स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों को बरकरार रखने के लिए यूज होती है। तो उसमें क्या होता है, मेनली हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। इम्प्रेग्नेशन में फर्स्ट मेथड है हमारी ड्राइंग इन ओवन। तो इसमें क्या होता है, कोर्स और वाइंडिंग आपके अगर मीडियम साइज का ट्रांसफॉर्मर है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनली ड्राइव करते हैं ओवन में। बड़ा ओवन रखते हैं, बड़े ओवन के अंदर आप वाइंडिंग को और कोर को ड्राइंग आउट करते हैं। और जो ओवन का टेम्परेचर है वो हम लोग मेंटेन रखते हैं कितना, 85 डिग्री से 90 डिग्री तक। और जो हमारी जो ड्राइंग आउट प्रोसेस में हम लोग जो गर्म एयर है, हॉट एयर है, उसे हम लोग एस्केप करने के लिए अलाउ करते हैं टॉप वेंट थ्रू द वेंट ऑफ द टॉप। जब तक हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलती, यानी 40 केवी तक उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं मिलती है विद द 2.5 mm गैप में, तब तक हम उसे ड्राई करते रहते हैं। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि वाइंडिंग जो है हमारी इनकैंडेसेंट लैम्प को यूज करके भी हम उसे ड्राई आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड आपकी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं होती, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका इनकैंडेसेंट लैम्प फायर भी कर सकता है। मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा कि आपका इनकैंडेसेंट लैम्प आपका आग लगा देगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, मेनली आप लोग ये यूज रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप इनकैंडेसेंट लैम्प को प्लेस करें। ओके, नाउ दूसरी मेथड क्या है इम्प्रेग्नेशन की, ड्राइंग अंडर द वैक्यूम। इसमें क्या किया जाता है कि वैक्यूम के अंदर किसी भी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को हम लोग ड्राई करते हैं। तो ये क्या है, ये क्विक प्रोसेस है। एट द सेम टाइम मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्राइंग आउट provided the transformer tank can be withstand the external pressure resulting from the vacuum of 635 mm or more inside। okay? ये मोस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा भी कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को ड्राई आउट करने के लिए। जैसे हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल है, तो ऑयल फिल्टरिंग प्लांट में हम लोग उसे फिल्टर करते हैं और हम लोग डिजायर्ड हम लोग क्या करते हैं, उससे वैल्यू लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। ओके, तो उसे तब तक फिल्टर किया जाता है जब तक आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपके अकॉर्डिंगली आपको ना मिल जाए। ओके, तो ये ऑयल फिल्टरिंग और प्योरीफाइंग जो प्लांट होते हैं वो आपके पोर्टेबल होते हैं और वो आपके डिफरेंट कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। जैसे आपका हो गया वैक्यूम टैंक हो गया, वैक्यूम पंप हो गया, हीटिंग चैम्बर हो गई, हीटर हो गए, स्प्रे चैम्बर हो गया,
सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर हो गया आपका, स्ट्रेनर हो गया, पंप फॉर सर्कुलेशन ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये जो ऑयल है आपका ट्रांसफार्मर टैंक में, वो आपका सर्कुलेट हो रहा है फिल्टरिंग प्लांट में से, फॉर किस लिए होता है? रिमूविंग मॉइस्चर एंड रिमूविंग स्लज, डाइट एंड सॉलिड इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके से ये पांच पांच पॉइंट हैं जो हम लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ड्राइंग पर्पस के लिए हम लोग उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलराइजेशन इंडेक्स। पोलराइजेशन इंडेक्स होता क्या है? तो पोलराइजेशन इंडेक्स हमारे लिए एक इट गिव्स सम आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सिंपल, एक आइडिया देता है कि आपका जो आपने वाइंडिंग में इंसुलेशन किया है वो आपका कितना अच्छा है, कितनी क्वालिटी वाला है। तो उसके लिए हम लोग पोलराइजेशन इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो R15 है, R15 है वो क्या है, आपकी क्या वैल्यू दर्शा रहा है? रेजिस्टेंस आफ्टर 15 सेकंड। और जो R60 है वो क्या वैल्यू, वो क्या बता रहा है आपका? रेजिस्टेंस वैल्यू आफ्टर 60 सेकंड। तो ये आपको रिस्पेक्टिवली चेक करना है मेजरिंग से। मेजरिंग से आपको रिस्पेक्टिवली चेक करना है 15 सेकंड के बाद कितना रेजिस्टेंस है और 60 सेकंड के बाद कितना रेजिस्टेंस है। तो पोलराइजेशन इंडेक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? रेशियो बिटवीन द R60 यानी 60 रेजिस्टेंस आफ्टर 60 सेकंड टू द रेजिस्टेंस आफ्टर 15 सेकंड, यानी R60 बाय R15। उन दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो हमारे पोलराइजेशन इंडेक्स कहलाता है। जो हमारा मेगर में से करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है आईसी, एक होता है आपका आईए, एक होता है आपका आईएलसी और एक होता है आपका आईएलएस। तो उसमें आईडीसी क्या है आपका? टोटल लीकेज करंट है, जो मेगर में से हमने देखा मेगर में हमने कितना कितना लीकेज करंट हो रहा है। देन आईसी है वो हमारा चार्जिंग करंट है कैपेसिटर का। आईए है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करंट है। आईएलसी है वो कंडक्शन लीकेज करंट है थ्रू द इंसुलेशन। और आईएलएस है वो हमारा क्या है? सरफेस लीकेज करंट है। ठीक है, तो करंट हमारा आईसी और आईए जो हमारा सेवरल सेकंड के लिए या फिर आप मिनट के लिए जो फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड होता है? जो हमारे इंसुलेशन की साइज पे और उसके दो इंसुलेशन के बीच में कितना कैपेसिटेंस है उसके ऊपर आईसी और आईए की वैल्यू डिपेंड करती है। और उसके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो टाइम से और कुछ मिनट के बाद वो रिड्यूस होते जाते हैं और अंत में जाके जीरो हो जाते हैं। तो बाकी के जो हमें रिमेनिंग कंपोनेंट हुए कौन कौन से? आईएलसी और आईएलएस, ये दो जो कंपोनेंट बचे वो क्या करते हैं? वो कांस्टेंट होते हैं गिवन अप्लाइड वोल्टेज के लिए, और वो ट्रू इंडिकेट करते हैं कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो वेट इंसुलेशन क्या होता है? वेट अगर इंसुलेशन है आपका तो आपका कंडक्शन करंट आपका बढ़ जाता है और डर्टी सरफेस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीजेस द सरफेस लीकेज करंट। तो वेट इंसुलेशन क्या करता है आपका? कंडक्शन करंट यानी आईएलसी की वैल्यू बढ़ा देता है। और जो अगर आपकी डर्टी सरफेस होती है इंसुलेशन की, अगर डर्टी सरफेस होती है तो क्या करता है? सरफेस लीकेज करंट को यानी आईएलएस को बढ़ा देता है। ठीक, लेकिन तो अभी आपका कैपेसिटिव करंट और एब्जॉर्प्शन करंट वो रिड्यूस हो जाता है आफ्टर 60 सेकंड, यानी मिनिमम 60 सेकंड में आपका एब्जॉर्प्शन और कैपेसिटिव करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर 60 सेकंड आपका जो इंसुलेशन की क्वालिटी है वो आपकी बेटर आएगी, यानी आप बेटर आइडिया दे सकते हैं आफ्टर 60 सेकंड। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? resistance after insulation resistance after 60 seconds is more than that taken after 15 seconds। अगर आपका पोलराइजेशन इंडेक्स से ज़्यादा आता है, इसीलिए इसका मतलब क्या है आपका? कि जो आपके इंसुलेशन की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, गुड है। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे आपके यहाँ 2500 वोल्ट और 5000 वोल्ट मेगर आप लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग दो रीडिंग लेते हैं आफ्टर दी 15 सेकंड और आफ्टर दी 16 सेकंड। तो इस दौरान क्या होता है कि आप वोल्टेज आपके कॉन्स्टेंटली अप्लाइड करते हैं।
ठीक है। लार्ज कैपेसिटी जो ट्रांसफार्मर होता है हाई वोल्टेज रेटिंग का, तो उसमें क्या है, आप लोग रीडिंग आर टेकन एट द इंटरवल ऑफ 1 मिनट एंड 10 मिनट इंस्टेंट इंटरवल्स ऑफ 15 सेकंड और 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो बड़े लार्ज कैपेसिटी के लिए आप लोग, लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग क्या करते हैं, पहले 1 मिनट में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, देन उसे 10 मिनट में, देन दोनों का रेशियो लेते हैं। अगर ये रेशियो आपका 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, आपका इंसुलेशन गुड है, बेटर है। लेकिन अगर आपका इंसुलेशन पोलराइजेशन इंडेक्स आपका 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, आपका जो आपके इंसुलेशन है उसकी क्वालिटी बहुत ही बकवास है, बहुत ही अच्छी नहीं है। आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको